नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि सर आप हमें अभी जो प्लेन दुर्घटना हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कुछ वीडियो बनाइए। तो हालांकि आप सभी को पता है कि वो जो दुर्घटना हुई थी उसकी जो जानकारी है वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप सभी को मिल गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक्चुअल जो उसकी जो मेन बोलना चाहिए कारण जो है, मुख्य कारण का पता भी नहीं चल पाया। जो ब्लैक बॉक्स ओपन होगा तो पता चलेगा खराबी थी, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब न्यूज वाली बात हो गई। लेकिन आज मैंने एक काल्पनिक कहानी तैयार किया है। जो 242 पैसेंजर थे, मतलब कुल मिलाकर क्रू मेंबर को मिलाकर, उसमें से एकमात्र एक ही सरवाइव कर पाए थे जो जीवित हैं। विश्वास कुमार रमेश जिनका नाम है, 40 साल के थे, जिनका सीट नंबर 11A था। तो उन्होंने, है ना, क्योंकि वही एकमात्र बचे थे तो उनका बयान वगैरह लिया गया। तो उनके आधार पे मैंने काल्पनिक कहानी तैयार की है कि उन्होंने जो दुर्घटना से पहले का क्या माहौल रहा होगा अंदर प्लेन में, और उसके बाद, दुर्घटना के बाद उन्होंने कौन सा मंजर, कैसा मंजर देखा होगा, उसके बारे में एक काल्पनिक कहानी है। प्लीज आप लोग देखें और अनुभव करने का प्रयास करें कि उनके साथ आखिर क्या हुआ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले इसमें क्लियर कर दिया कि इमेजिनरी स्टोरी है, तो कृपया इसे अन्यथा ना लेंगे और किसी प्रकार से है ना, इसे विवाद में नहीं लाना है। हमें केवल एक काल्पनिक कहानी के रूप में इसे देखना है कि घटना कैसे घटी। हियर इज एन इमेजिनरी स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द जून 12 प्लेन क्रैश। है ना, ये एक काल्पनिक कहानी है जो कि 12 जून को जो प्लेन दुर्घटना हुआ था, विमान दुर्घटना हुआ था, उससे प्रेरित है। अ फिक्शन नरेटिव बिल्ट अराउंड इमोशन, एक कहानी, है ना, काल्पनिक कहानी है जो भावना, मिस्ट्री एंड होप, जो रहस्य और आशा के इर्द गिर्द बुनी हुई है। सुटेबल फॉर स्टोरी लाइन और मीडिया प्रेजेंटेशन, ये कहानी बताने के लिए या मीडिया प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है, जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल भी मैंने दिया है, द लास्ट सीट, आखिरी सीट, ए स्टोरी फ्रॉम फ्लाइट AI-171। ठीक है, तो फ्लाइट नंबर थी AI-171 की एक कहानी है। अ फिक्शनल टेल ऑफ फेट, मेमोरी एंड सर्वाइवल, भाग्य, स्मृति और अस्तित्व की एक काल्पनिक कहानी। ऑन द आफ्टरनून ऑफ जून 12, 2025, 12 जून 2025 के दोपहर को, द सन वॉज मर्सिलेस इन द स्काई, सूरज, मर्सिलेस का मतलब क्या होता है, बेरहमी से चमक रहा था, यानी बहुत ज्यादा धूप थी, तो मर्सिलेस कहा गया है। अबव अहमदाबाद, अबव यानी होता है ऊपर, ठीक है, तो अहमदाबाद के ऊपर आसमान में बेरहमी से चमक रहा था। द एयर शिमर्ड विथ हीट, और हवा गर्मी से, शिमर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा, है ना, तेजी से चलना, वैसे टिमटिमाना, चमकना, झिलमिलाना, ये भी होता है उसका मतलब सिमट का। हीट विथ हीट यानी गर्मी से, है ना। एस पैसेंजर्स लाइंड अप, है ना, और जैसे ही, जब जो यात्री थे, उसे पैसेंजर्स कहा जाता है। लाइंड अप, लाइंड अप का मतलब होता है एक कतार में लगना। एट गेट 14B ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जगह बता रहे स्थान, तो एट प्रपोजिशन का यूज किया गया है। 14B जो गेट का नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका नाम है, एयरपोर्ट का नाम है। वहां पे सब कतारबद्ध थे, लाइन में लगे हुए थे। अमंग देम वॉज आर मेहता, ये उसका नाम को मैंने यहाँ पे बदल दिया है। उनके बीच आर मेहता थे, बीच है ना, तो उन यात्रियों के बीच में, तो अमंग का यूज किया गया है। A 34-year-old journalist returning to London after a brief visit to his grandmother, ठीक है, एलिंग ग्रैंडमदर, एलिंग है, मैंने इसे भूल गया था। एलिंग मतलब होता है बीमार को एलिंग कहा जाता है। यहाँ पे पूरा मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन है उन्हीं के बारे में ही जो बचे थे। तो इनमें एक 34 वर्षीय पत्रकार आर मेहता भी शामिल थे, जो अपनी बीमार दादी माँ से मिलने के बाद लंदन लौट रहे थे, यहां मिले और उसका लंदन वो लौट रहे थे। He didn't know this flight, वह नहीं जानते थे। दिस फ्लाइट यानी इस विमान के बारे में, एयर इंडिया A1-171 वुड नेवर मेक इट आउट ऑफ इंडिया एयर स्पेस, है ना, उसे ये नहीं पता था
ये जो एयर इंडिया का जो विमान है एएल है ना, मैंने एआई पढ़ दिया होगा धोखे से, एएल है 171 वुड नेवर मेक इट आउट ऑफ इंडिया एयर स्पेस, मतलब यहाँ पे भारतीय वायु क्षेत्र के बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे नहीं पता था कि इसमें तो मैं उड़ने वाला हूँ, लंदन जाने वाला हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तो भारत के सीमा से भी बाहर नहीं जाने वाला, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। अ फ्लाइट फुल ऑफ स्टोरीज, कहानियों से भरी हुई एक उड़ान, एक विमान है ना, तो फ्लाइट को उड़ान कहा जाता है। द एयरक्राफ्ट वॉज फुल, विमान खचाखच भरा हुआ था। बिजनेसमैन, व्यापारी, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, हीडिंग टू यूके यूनिवर्सिटी, है ना, जो क्या कर रहे थे, यूके यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में जाने के लिए छात्र, टूरिस्ट, पर्यटक, एंड न्यूलीवेड है। न्यूलीवेड का मतलब क्या होता है, ऐसे बोलते हैं नई नई शादी हुए तो उसे न्यूलीवेड कहा जाता है। हिंदी में नवविवाहित ऐसे कहा जाता है। कपल यानी दंपत्ति जोड़ी, यानी नवविवाहित दंपत्ति जोड़ी ऑन देयर हनीमून, जो अपने हनीमून पर जाने को तैयार थे। एंड एन एल्डरली वुमेन, और एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत, फ्लाइंग अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार विदेश के लिए उड़ रही थी। अब्रॉड यानी होता है विदेश को कहा जाता है, ठीक है, पहली बार विदेश यात्रा पर जाने वाली एक बुजुर्ग महिला। एवरी सीट हेल्ड अ स्टोरी, हर एक सीट पर एक कहानी थी। सबकी अलग अलग कहानी, कोई किसी से मिलने जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई हनीमून मनाने जा रहा है, सबकी लाइफ की एक एक अलग अलग कहानी थी, जितने यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे। एवरी फेस अनअवेयर ऑफ द ट्विस्ट फेट हैड प्लान, सभी ने क्या किया, फेस, सभी ने, एवरी फेस अनअवेयर, अच्छा, सभी का चेहरा इस बात से अनजान था। ट्विस्ट फेट, ट्विस्ट यानी क्या होता है, जो मोड़ लेना, भाग्य क्या मोड़ ले। हैड प्लान, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी योजना बनाई थी। तो हर एक चेहरा इस बात से अनजान था कि किस्मत ने क्या मोड़ रखा है, क्या योजना बना रखी है, किसी को नहीं पता था कि भाग्य ने उनके लिए क्या प्लान बनाया है। आरव वॉज इन सीट 11A, आरव 11A सीट पर बैठा हुआ था। बाय द इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन सीट के पास, इमरजेंसी एग्जिट रहता है, बस में भी रहता है, ट्रेन में भी रहता है, प्लेन में, वहां पे वो बैठा हुआ था। सबसे बड़ा कारण तो यही है, ये भी किस्मत है कि उसे वही सीट मिला। अ सीट ही ऑलवेज चूज फॉर एक्स्ट्रा लेग रूम, है ना, और वो सीट को हमेशा चुनता था, चूज है ना, चुनता था, फॉर एक्स्ट्रा लेग रूम। लेग रूम मतलब क्या होता है, अतिरिक्त जगह के लिए, यानी थोड़ा पैर फैलाओ तो जगह बन जाए, एक्स्ट्रा लेग रूम कहा जाता है। अतिरिक्त जगह के लिए उस सीट को हमेशा चुनता था। एज द प्लेन टुक ऑफ, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, समथिंग फेल्ट स्ट्रेंज, कुछ अजीब महसूस हुआ, कुछ अजीब घटा, है ना, फेल्ट यानी था महसूस होना। द इंजन्स वर रोरिंग, इंजन गर्जना कर रही थी, रोर यानी गर्जना, एकदम गर्जना यानी आवाज आना जोर जोर से। बट द क्लाइंब फेल्ट स्लोअर देन यूजुअल, लेकिन चढ़ाई सामान्य से धीरे थी, यूजुअल सामान्य, जो एयरप्लेन को जो स्पीड चाहिए उड़ान भरने के लिए उससे वो स्लो थी, वैसे स्पीड नहीं पकड़ी थी। भाई हर बार प्लेन में जा रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा कितना स्पीड क्या है, तो उन्हें लगा कि बहुत कम स्पीड से ये चल रही है, कम स्पीड से उड़ान भर रही है। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए, आरव नोटिस्ड द सिटीज रूफ टॉप्स, आरव ने शहर के, है ना, रूफ टॉप यानी कि छत को, है ना, वरंट फॉलिंग अवे, उसने पाया कि छत की नीचे कहीं गिर रही है। उसे ध्यान दिया कि शहर के किसी छत के नीचे क्या हो रही है, ये गिर रही है, छत में गिरने वाली है। दे वर स्टेइंग एरली क्लोज, इरली मतलब क्या, इरली है ना, इरली मतलब होता है एकदम भयावक रूप से, एकदम डर का जो माहौल हो, डरते हुए, है ना। तो उसे अब महसूस हुआ कि शहर की छतें जो थी वहां पे ये प्लेन गिर रही थी, और वो एकदम भयानक रूप से उसके पास ही थी, यानी छत के पास ही प्लेन आ गया। उसने खिड़की के, मतलब प्लेन की खिड़की से झांका।
मेडे है ना, ऐसे ऐसे मेडे मतलब क्या होता है, ये एक सामान्य वोकेबलरी नहीं बोल सकते इसको, ऐसे लग रहा है कि मई का दिन, बट एक्चुअल में नहीं। मेड एक अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन संकेत है, इमरजेंसी सिग्नल है। इसका उपयोग क्या करते हैं, जो हवाई जहाज हो गया या पानी जहाज, शिप वगैरह में चालक द्वारा एक जो बहुत ही खतरनाक स्थिति आती ना, तब ये संकेत दिया जाता है मेडे। संकट में तुरंत मदद के लिए संकेत दी जाती है, उसे मेडे कहा जाता है। तो ये उस समय उन्होंने आपातकाल की स्थिति का संकेत दिया है ना, तो मेडे लिखा गया है। द इंटरकॉम क्रैकल लिखा हुआ, सॉरी क्रैकल। इंटरकॉम की आवाज तेज हुई। अ सडन लर्ज थ्रू पैसेंजर्स अगेंस्ट देयर सीट बेल्ट। अचानक झटके से यात्री अपने सीट बेल्ट से लिपट गए, है ना, अचानक से झटकाया। पैनिक सेट इन, पैनिक यानी क्या था, घबराहट होने लगी। सम स्क्रीम्ड, कुछ चिल्लाने लगे। सम प्रेड, कुछ प्रार्थना करने लगे। अदर्स ग्रिप्ड हैंड्स इन साइलेंस, और कुछ लोगों ने चुपचाप हाथ पकड़कर खड़े हो गए। द क्रू स्ट्रगल टू मेंटेन काम, जो क्रू थे, जो चालक दल कहा जाता है, सदस्यों ने शांत रहने की कोशिश की, है ना, शांति बनाने की कोशिश की। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने जल्दी ये घटना घटी कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। द ड्रीमलाइनर डिप्ड, ड्रीमलाइनर विमान झुका, ट्विस्टेड, मुड़ा, एंड विथ अ डिफाइनिंग रोर, है ना, डिफाइनिंग, सॉरी डेफनिंग लिखा हुआ ना, डेफनिंग का मतलब होता है, बोलना चाहिए कि बहुत एकदम कान फोड़ने वाला आवाज, बहुत तेज आवाज को, है ना, डेफनिंग कहा जाता है। डेफनिंग रोर, रोर यानी भी गर्जना, दहाड़, और एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ स्ट्रक द टॉप ऑफ द बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। स्ट्रक यानी टकराया, स्ट्रक कहा जाता है ना, स्ट्रक, और जोरदार आवाज के साथ बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास की छत से टकरा गया। फायर, स्मोक, स्क्रीम्स, साइलेंस, आग, धुआं, चीखें और सन्नाटा। ये सब, पहले आग निकला, धुआं उठ रहा, बहुत आवाज आई, और फिर सब शांत हो गया। आई वॉज मेंट टू डाई, अब ये देखिए आरव के बारे में बात हो रही है। मैं मरने के लिए बना था। When आरव opened his eyes, जब आरव ने अपनी आंखें खोली, the world was orange and red, दुनिया नारंगी और लाल थी। क्यों नारंगी लाल थी आपसे पता है, आग के कारण लाल, और खून के कारण, सॉरी आग के कारण नारंगी कलर में, और खून के कारण लाल, बस यही दिखा उसे। फ्लेम्स danced अराउंड हिम, और उसके चारों ओर लपटें नाच रही थी। But his seat had been thrown clear of the wreckage. रैकेज, डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैकेज का मतलब होता है मलबा, लेकिन उसकी जो सीट थी मलबे से अलग हो गई थी, मलबे से बाहर फेंक दी गई थी उसकी सीट। लैंडिंग हाफ क्रस्ड अंडर अ बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ के नीचे आधी कुचली हुई थी। He staggered out, staggered out का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाते हुए बाहर आया। Clothes torn, कपड़े फटे हुए थे। Arm bleeding, हाथ से खून बह रहा था। Ears ringing, और कान बज रहे थे। He was the only one moving, एक वही अकेला था जो हिल रहा था, बाकी कोई नहीं हिल रहे थे, सब मृत्यु हो गई, सबको मृत्यु हो गई थी। As rescuer arrived, जब बचाव दल, है ना, बचाव दल के पहुंचने पर, आरव's body was taken to the hospital, आरव के शरीर को, है ना, हॉस्पिटल ले जाया गया। His name appeared briefly on a casualty list, और उसका नाम कुछ समय के लिए, है ना, कैजुअलिटी लिस्ट मतलब जो हताहत होने वाले की सूची में दर्ज था, यानी बोलते हैं ना कि मारे जाने वाले या
घायलों की सूची में, कैजुअलिटी लिस्ट कहा जाता है ना, मारे जाने वाले में। तो उन्हें लगा कि उनका शरीर है, मर गए हैं, उसे ले जाया गया। प्रिज्यूम डेड है ना, प्रिज्यूम मतलब क्या होता है, जिसे हम पहले से माना जाना है ना, प्रिज्यूम, और उसे मरा हुआ माना गया था कि इसकी मृत्यु हो गई थी। वॉट सर्वाइव्स बियॉन्ड फायर, आग के बाद क्या बचता है। वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, आरव रिटर्न टू लंदन विथ अ स्कार डाउन हिज चीक एंड अ स्टोरी इन हिज सोल। स्कार मतलब क्या होता है, जिसे हम निशान को स्कार कहा जाता है। तो आरव लंदन लौटा है ना, अपने गाल पर एक निशान और अपनी आत्मा में एक कहानी को लेकर लंदन लौटा। ही रोट अ बुक, उसने किताब लिखी है ना, ये काल्पनिक कहानी, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक काल्पनिक है। द लास्ट सीट 11A, उसने एक किताब लिखी आखिरी सीट 11A, विच बिकेम अ बेस्ट सेलर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला बन गया। नॉट अबाउट अ क्रैश, यह किसी दुर्घटना के बारे में नहीं था कि दुर्घटना कैसे कैसे घटा है, बट अबाउट द पैसेंजर्स स्टोरीज ही इमेजिन, लेकिन ये उन जो पैसेंजर्स थे, यात्रियों की कहानियों के बारे में था जो उसने कल्पना की थी कि बुढ़िया माँ की क्या कहानी होगी, वो कोई वायलिन बजाने वाला उसकी क्या कहानी होगी। द गर्ल विथ अ वायलिन है ना, एक लड़की एक वायलिन के साथ। द ओल्ड वुमन विथ ट्रेमलिंग हैंड्स, एक बूढ़ी औरत कांपते हुए हाथों वाली। द हनीमूनर्स लाफिंग एट गेट डिले, और गेट पर देरी से हंसते हुए हनीमून मनाने वाले लोगों के बारे में उसने कल्पना करके कहानी लिखी। द सीट सेव्ड हिज लाइफ, सीट ने उसकी जान बचाई, बट देयर मेमोरीज गेव हिम अ पर्पस, लेकिन उसकी यादों ने उसे एक उद्देश्य दिया, एक पर्पस दिया। एंडिंग देखिए, सम फ्लाइट्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशंस, कुछ उड़ानें कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती, बट सम स्टोरीज ट्रेवल बियॉन्ड द स्काई, लेकिन कुछ कहानियां आसमान से परे यात्रा करती है। ये वाली लाइन आपने देखा होगा कि कुछ उड़ानें हैं जो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती, और ऐसा ही हुआ, उड़ान तो भरी थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम केवल बातें ही कर सकते हैं। जिनके परिवार वालों के साथ जो घटना घटी है उनके ऊपर क्या बीत रहा है, ना उन्हें ये भाग्य से मतलब है, ना उन्हें कोई साइंटिफिक रीजन से मतलब है, न ही किसी प्रकार की आतंकवादी घटना, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये पता है कि उनके जो चाहने वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो उनके साथ अब नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, क्या बचा, किसके साथ क्या हुआ। काश हम नहीं गए होते, काश हम उस दिन लेट हो जाते। ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में भी यहाँ पे आपने न्यूज में सुना होगा, आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे। कुछ कारणों से वो लेट हो गए, किसी को सीट नहीं मिल पाई, किसी ने कैंसिल कराया, और किसी को सीट नहीं मिल पाने के कारण उस दिन 12 तारीख को उन्हें सीट मिली। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भाग्य होता है, जहां जहां पे जिसका भाग्य है, जितने साल जीवित रहना है, जहां पर जिसकी मृत्यु है, ये निश्चित है, ये सभी जानते हैं, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। बताइए, इतनी बड़ी एयरलाइन है, इतनी बड़ी, इतनी सबसे सुविधा युक्त, सबसे सुरक्षित एयरलाइंस में से माना जाता है, लेकिन दुर्घटना घटी। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, है ना। बहुत से लोग ये भी बोलते कि छोटे बच्चे, सर बोलने वाले बोलते उनके बच्चे होते तो पता चलता। बहुत ही सही बात है, कभी भी हमें किसी कारण नहीं ढूंढना चाहिए ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। लेकिन एक चीज तो सच है, शाश्वत है, कि मृत्यु निश्चित है। कब आना है, किस माध्यम से आना है, किसी को नहीं पता। जो हॉस्टल में जो बच्चे थे, उनकी क्या गलती थी, वो तो फ्लाइट में भी नहीं बैठे थे ना, वो तो भोजन कर रहे थे अपना। उनमें से भी मेरे ख्याल से 70-80 बच्चों की मृत्यु हो गई उसी हवाई जहाज प्लेन दुर्घटना से। बताइए उन्होंने क्या किया था, ना तो प्लेन में चढ़े थे, उनकी तो कोई भी गलती नहीं है, वो तो अपना भोजन कर रहे थे। उसमें भी आप देखिए बहुत सारे बच्चे बैठे थे, बहुत सारे बच्चे बच गए, कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। तो देखिए उनकी मृत्यु क्यों होनी थी, वो प्लेन उनके ऊपर ही क्यों गिरा, बाकी बच्चे कैसे बच गए, वो एक व्यक्ति क्यों बच गया। ये सब के पीछे मैंने बताया ना, भाग्य होता है,
सभी का उम्र लिखा हुआ है, कब तक जीना है, किस माध्यम से, इसके लिए कोई बहाना नहीं है। कितने उम्र के लिए कितने साल लेकर आप आए हैं, कब तक जीना है, सब पहले से निर्धारित रहता है। ये आपके ऊपर, वहां पे हो सकते हैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत सारे लोग हो, एक से ज्ञानी हो, बहुत सारी चीजें हो, टेक्नोलॉजी है, सब है, लेकिन नहीं बच पाए, कोई उन्हें बचा नहीं पाया, है ना, हर चीज होने के बाद भी। क्योंकि वही है, यदि मृत्यु आई तो मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। कब कितने साल जीना है, कितने दिन में मृत्यु होनी है, ये कोई नहीं बता सकता। बैठे बैठे लोगों की मृत्यु हो जा रही है ना, कोई लोग पहाड़ चढ़ के आ जा रहे माउंट एवरेस्ट पे तो भी जीवित बचे हैं। तो ये सब भाग्य की बात रहती है। लेकिन हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी बात कर ले, उनके परिवार वाले को हम दिलासा दे ही नहीं सकते, किसी भी माध्यम दिलासा नहीं दे सकते। इतनी बड़ी दुर्घटना मैंने वीडियोस देखी है, जले हुए शरीर को देखा है, वहां पे कोई तर्क वितर्क कुछ भी काम, कितना भी तर्क दे लो कभी काम नहीं आता, क्योंकि जिनके साथ बीती है वही जानते हैं, है ना। भगवान न करे किसी अपनों के साथ ऐसे हो जाए, कोई हमको सुनाए, हम खुद नहीं सुनने वाले, नहीं सर हम सुनेंगे ही नहीं, आप कितना भी बोल लो। तो ये है, ये मृत्यु सच है। भगवान करे, है ना, भगवान उन सभी जितने मृतात्मा है सभी को अपने चरणों पे स्थान दे, है ना, उन्हें शांति प्रदान करे उनकी आत्मा को, और फिर से एक नए जीवन दे, और उस जीवन में उसे लंबी उम्र प्रदान करे जो अपने जीवन नहीं जी पाए हैं। भगवान करे उन्हीं परिवार में, किसी भी माध्यम से उन्हीं परिवार में वापस आ जाए, और उनके परिवार वालों को लगे कि हाँ हमारे परिवार वाले वापस आ गए हैं। तो कम से कम इतना तो भगवान से विनती हम कर ही सकते हैं। तो बताएंगे एक काल्पनिक कहानी आपको कैसे लगी। यहाँ पे कोई लाइक कमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि दुर्घटना है ना, बहुत बड़ी दुर्घटना है। भगवान करे कभी भी ऐसे किसी भी देश के साथ, दुश्मन के साथ भी ऐसी दुर्घटना ना हो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी भी उन परिवार वालों के साथ रहें, प्रार्थना करें उनके लिए किसी भी माध्यम से, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।